धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आई विल गो थ्रू इट, नो बट नॉट नाउ। आपको बोलने का चांस पूरा मिलेगा, नहीं ऐसा मत करो। नो, यस। सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं दे दूंगी ना, इस अविश्वास मैं दे प्रस्ताव दूंगी के ना, ऐसा हर एक कमेंट पे नहीं होता। विरोध में बोलने की आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। क्या हुआ? एक मिनट, यस, हाँ बोलो। ज्यादा नहीं, 1 सेकंड में बताऊं व्हाट यू वांट। 2009 के अंदर में टीडीपी पार्टी हैज given a letter to the President of India stating that the bifurcation should happen. वो बाद में बात करो अपने भाषण में। यस राकेश सिंह जी, आप अपने भाषण में उल्लेख करो हर चीज का। यस यस यस। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है। बाद में भाषण करो। नो नो नॉट नो। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। हमें गर्व है कि भारत का लोकतंत्र विश्व में एक परिपक्व व अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। महोदया, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा। महोदया, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय हाँ कर दूंगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सरकारों की गठन की प्रक्रिया के साथ ही और इसकी निरंतरता के साथ देश में लोकतंत्र मजबूत होते रहना चाहिए। और इसीलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि देश में अगर लोकतंत्र की परिपक्वता बनी रहेगी तो देश में विकास की निरंतरता और सुधार, यह प्रक्रिया भी उसके साथ साथ चलती रहेगी। महोदया, हमारे लिए देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि किए गए कार्यों के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर जनता जिस दल की भी सरकार बनाए उसको काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और इसीलिए हमारे लिए लोकतंत्र के मायने देश में दूसरे राजनीतिक दलों का गला घोटना नहीं है और ना ही विकास के कार्यों को अवरुद्ध करना है। और इसलिए जब देश में आपातकाल लगा तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। ये एक अलग बात है कि इस विरोध के कारण देश में उस समय हमारे साथ साथ अनेकों ऐसे गैर कांग्रेसी दल हैं जिनको जेल की यातनाएं भुगतना पड़ी थी और अपने कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा। कई परिवार बर्बाद हुए। लेकिन जेल की उन यातनाओं से, उन संघर्षों से हमने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि देश के नवनिर्माण का हौसला अभी हमारा कम नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि तेजी के साथ ये आगे बढ़ा है। महोदया, देश में कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं इसी सदन के भीतर, लेकिन इस बार का अविश्वास प्रस्ताव हर बार के अविश्वास प्रस्ताव से एकदम भिन्न है। अभी मैं जब गल्ला जी को सुन रहा था तो मुझे लगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई भी ठोस कारण नहीं है। जिन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उस समय पर कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और आज वो कांग्रेस के साथ में खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन और अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि बिना किसी कारण के देश में एक अच्छी काम करने वाली सरकार, जिसकी विश्वसनीयता पूरे देश और पूरे विश्व में है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। गल्ला जी अभी कह रहे थे
कि वो शाप दे रहे हैं। अरे गल्ला जी, आप तो वैसे ही शापित हो गए जैसे आप कांग्रेस के साथ में आकर खड़े हो गए। और अभी हम कैसे भूल सकते हैं, अभी अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी को पूरे देश ने रोते हुए देखा है और उन्होंने कहा कि वे जहर का घूंट पी रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि यह जहर का घूंट अविश्वास प्रस्ताव में साथ खड़े हुए किन किन राजनीतिक दलों को पीना पड़ेगा। महोदया, यह कभी नहीं हुआ कि देश में इतने भारी बहुमत के साथ कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी हो। यह वो सरकार है महोदया जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 282 और एनडीए के कुल 336 सांसदों की संख्या के साथ में देश के करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास के साथ में बनी है। और इसके बाद भी इतने भारी बहुमत से चुनी हुई और बनी हुई सरकार के खिलाफ देश के कुछ राजनीतिक दलों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, वो भी ऐसे राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से हमेशा से एक दूसरे का पुरजोर विरोध करते रहे हो, यह साबित करता है कि कांग्रेस को आज भी एक ही परिवार से बनी हुई सरकार के अलावा देश में कोई भी दूसरी सरकार स्वीकार नहीं है। महोदय, आजादी के बाद के 70 सालों में आजादी के, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वास्तव में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये देश समझ नहीं पा रहा कि अलग अलग राज्यों में अपने खिसकते हुए जनाधार को बचाने की कोशिश है या 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय की यात्रा चल रही किए गए कार्यों के आधार पर उसको रोकने की असफल कोशिश है। लेकिन इसका जवाब देश की जनता आने वाले समय में देगी। महोदया, आजादी के बाद के इन 70 सालों में से 48 साल तक कांग्रेस के एक ही परिवार का शासन रहा है। मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। नेहरू जी 17 साल, इंदिरा जी 16 साल, स्वर्गीय राजीव जी 5 साल और उसके बाद मनमोहन सिंह जी, जिसका क्रेडिट भी मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को ही देना चाहूंगा, उनके 10 साल, कुल मिलाकर 48 साल। आजादी के बाद के ये 48 साल का शासन, खड़गे जी प्लीज, देश की आजादी के क्यों आप बार बार खड़े होते हो? 70 सालों में अच्छा नहीं लगता मुझे। कांग्रेस को अभी भी तृप्त नहीं कर पाया है। प्लीज बैठिए। यस राकेश जी। अध्यक्ष महोदया, लेकिन इस सदन के भीतर खड़े होकर आज हम कह सकते हैं कि इन 48 सालों में कांग्रेस ने स्कैम्स की राजनीति की है और मात्र इन 48 महीनों में देश में हमने स्कीम्स का सुशासन दिया है। महोदया, ये सारे के सारे स्कैम वैसे तो देश के माथे पर एक काले दाग की तरह हैं। फिर चाहे वो कोल स्कैम हो, 2G स्कैम हो, टेट्रा ट्रैक स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, IPL स्कैम हो या ऐसे अनेकों कभी ना समाप्त होने वाले स्कैम्स की एक श्रृंखला। और हमें ये कहते हुए अत्यंत दुख होता है, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, और ये कहते हुए हमको दुख होता है कि ऐसे हर स्कैम के साथ पूरी दुनिया के सामने भारत का सर शर्म से बार बार झुका है। महोदया,
भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से की पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात का इंतजार करते हुए बीत गई कि विकास की किरण कभी उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पर आएगी। पिछले 60-70 सालों में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी। देश की मुख्य धारा से गरीब को ही हटना पड़ा, क्योंकि समाज का भावनात्मक शोषण करने का जो हुनर कांग्रेस को आता है और कांग्रेस के मित्रों के पास है, हम ऐसा मानते हैं कि उस हुनर का अनुसरण देश के किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। महोदया, देश इससे बड़ा हुनर और क्या हो सकता है कि एक और तो जहां कांग्रेस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी का तिरस्कार करती रही, उनको चुनाव हराने का षड्यंत्र करती रही, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब ने जिस शोषित पीड़ित समाज के लिए सारा जीवन जंग लड़ी, कांग्रेस उनका रहनुमा बनकर उनके वोट बटोरती रही। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा कि हमने स्कीम्स का सुशासन दिया है और आज इस सदन में खड़े होकर गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में 70 सालों में योजनाएं अगर वास्तविकता के धरातल पर पहली बार उतरी हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आज अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वर्तमान सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। आज जब इन योजनाओं की हम बात करते हैं महोदया, तो देश में गरीब के चेहरे पर एक खुशी की चमक दिखाई देती है, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, कौशल विकास योजना हो। और ये वो सारी ऐसी योजनाएं महोदया जिनके परिणाम की गूंज आज केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देती है। और इसके भी अनेकों कारण है महोदया। आपका फोटो है गैस बांटते हुए। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश में जनता को वोट बैंक के रूप में बांटकर रखा था और इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने उस समय यह वक्तव्य दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इस सदन में खड़े होकर कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है। ये कहकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास को एक नई दिशा दी है। नाम मैंने बोला है, किसी का नाम मत लो महोदया। I will not go anybody's name. जो यहाँ उपस्थित नहीं है किसी का नाम नहीं दूंगा। महोदया, कांग्रेस नहीं बोल रही तो आप तो बैठो। ये बैठिए। No, nothing will go on record. महोदया, सारे जीवन वैचारिक धरातल पर विरोध करने के बाद कांग्रेस के साथ इस तरह से आकर खड़े होना ये देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा। महोदया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी एनडीए की सरकार और उसकी शासन व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि जाति, समाज और धर्म इन सबसे ऊपर उठकर देश में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को सरकार का सहारा मिले, इसके लिए सरकार ने जो मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, यह भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और इसीलिए पूरी दुनिया आज कहती है कि अब भारत में योजनाएं भेदभाव पर आधारित नहीं है बल्कि जनता की जरूरतों के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी पूर्ति हो रही है। और इसीलिए आज देश कहता है महोदया, पहले की सरकारों के शीर्ष नेतृत्व तो बेल पर थे, केंद्रीय मंत्री जेल पर थे और इसीलिए देश इस बात को कहता है, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है
कि कांग्रेस ने इस देश को दागदार सरकार दी है और हमें ये कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरी और दमदार सरकार दी है। ये साफ सुथरी और दमदार सरकार ही है जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना का जन्म हुआ और देश में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवासों का निर्माण हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प की ताकत देखिए कि 2022 तक इस देश के हर गरीब के सर पर पक्की मकान और पक्का छत होगा। ये घोषणा भी देश के प्रधानमंत्री ने की है। महोदया, लोकतंत्र में, देश में केंद्र की सरकारें इस बात के लिए जिम्मेदार होती हैं कि देश के प्रत्येक राज्य में बराबरी का व्यवहार हो, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको सुविधाएं मिलें। किसी एक राज्य, हम सारे राज्यों के लिए बराबरी का व्यवहार रखते हैं, किसी एक राज्य की मांग के आधार पर, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर पूरे देश के हितों का बलिदान नहीं दिया जा सकता। और ये हम कैसे भूल सकते हैं? हम इस बात का प्रमाण है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यूपीए की सरकार के समय पर इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए और कोयले जैसी चीज के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री को उपवास करना पड़ता था। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में क्या हो सकती है? आज कम से कम देश में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। और इसीलिए मैंने अभी उज्ज्वला योजना की बात की महोदया, कि देश में अगर पहले की सरकारों ने महिलाओं के स्वाभिमान, उनके सम्मान और उनके स्वास्थ्य की थोड़ी भी चिंता की होती तो देश की गरीब महिलाओं को चूल्हा फूंक कर स्वास्थ्य खराब करते हुए जीवन नहीं काटना पड़ता। लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय किया, उज्ज्वला योजना बनाई और इसके कारण देश में आज 8 करोड़ ऐसी गरीब मां बहनों का सम्मान होने जा रहा है जिनके बारे में कभी विचार नहीं हुआ। 4 करोड़ 78 लाख और 10,000 से ज्यादा माताओं बहनों के चेहरों पर आज हर्ष और उल्लास की चमक दिखाई देती है, जो उज्ज्वला योजना से ही उत्पन्न हुई है। महोदया, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात देश में क्या होगी कि देश की आजादी के 70 साल बाद भी देश में 18,000 से ज्यादा गांव अंधकार में डूबे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया था कि 1000 दिन के भीतर देश के उन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। और हमें यह कहते हुए गर्व है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लक्ष्य से 12 दिन पहले उन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई। महोदया, कभी कांग्रेस के मित्रों को उस गरीब के बारे में भी विचार करना चाहिए जिनके घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी दिवाली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला। लेकिन इन मात्र 4 सालों में यह देश के प्रधानमंत्री के भीतर का दर्द था उन गरीबों के लिए कि मात्र 4 सालों के भीतर देश में सौभाग्य योजना के माध्यम से उन 4 करोड़ घरों में से अधिकतम घरों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। और ये बिजली केवल उन घरों भर के लिए नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की आंखों के लिए है, उनकी चमक के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, जिनके बारे में पहले की सरकारों ने कभी विचार नहीं किया। और इसीलिए आज उनके भीतर एक नई रोशनी की किरण दिखाई देती है, एक नया उमंग और उत्साह दिखाई देता है। महोदया, इस देश में गरीब आदमी को 70 साल तक इस बात की प्रतीक्षा करना पड़ी कि गरीबी और बीमारी, इन दोनों का मुकाबला करने में कभी कोई सरकार उनकी मदद कर पाएगी। लेकिन 4 सालों के भीतर आयुष्मान योजना के माध्यम से हमारी एनडीए की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह साबित कर दिया कि देश के हर ऐसे गरीब को जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार देगी। और ये कहते हुए भी हमें हर्ष है कि ये विश्व की
सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की है। ये कभी नहीं हुआ होगा महोदया। हमने तो गरीब को एड़ियां रगड़कर सिसककर मरते हुए देखा है और उसके बाद उनके परिवार को बर्बाद होते हुए देखा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के भीतर का दर्द था उन गरीबों के लिए कि मात्र 1 रुपए प्रति माह में उनको 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसा कवच दिया गया हो, मात्र 90 पैसे प्रतिदिन में जीवन ज्योति बीमा योजना जैसा सुरक्षा कवच उनको दिया गया हो। और आज उन परिवारों से जाकर हम पूछें जिनको 4 लाख रुपए की राशि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद मिली है, झोपड़ी में रहने वाले वो गरीब जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, जब 4 लाख रुपया उनके परिवार को मिलता है तो वो दोनों हाथों से इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देते हैं। कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि एक तो गरीबी ऊपर से बीमारी, जैसे तैसे इलाज की व्यवस्था हो तो दवाइयां कैसे खरीदे। यह भी देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के ही संकल्पना थी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से आज गरीबों को बहुत कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। 3000 से ज्यादा ऐसे केंद्र देश भर में खोले जा चुके हैं। महोदया, कांग्रेस के एक ही परिवार के 48 साल के कार्यकाल में देश को स्वच्छता के मायने भी कभी समझने नहीं दिया गया। शौचालय शब्द का प्रयोग करने में इनको तो शर्म महसूस होती थी और जिसका दुष्परिणाम देश की हमारी माताएं और बहनें भुगत रही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता को एक नया आयाम दिया गया है जो धीरे धीरे भारतीयों के स्वाभिमान और अभिमान का हिस्सा बन रहा है। और आज ये कहते हुए गर्व है, जिसे आप कभी महसूस नहीं कर सके, कि देश के लगभग 415 जिलों के लगभग 4 लाख गांव आज खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं। देश भर में महोदया अनेकों पत्र पत्रिकाओं में, लेखों में यह हम सभी को पढ़ने को मिलता है कि कांग्रेस की सरकारों के समय पर फाइलें पहले अटकती थी, फिर लटकती थी और उसके बाद भटकती थी। और इस लटकने, अटकने और भटकाव के पीछे कुछ विशेष कारण हुआ करते थे। उन विशेष कारणों की पूर्ति के बाद ही वो फाइलें आगे बढ़ा करती थी। मेरे पास प्रमाण है। मेरे अपने जबलपुर संसदीय क्षेत्र का ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट केवल 20 साल तक पर्यावरण मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में यही अटकाव, लटकाव और भटकाव में फाइल उलझी रही। लेकिन जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनी, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे कहते हुए गर्व है, इन 4 सालों के भीतर 20 साल से वो लटकी हुई परियोजना आज पूर्णता की स्थिति पर आ चुकी है। अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तत्काल निर्णय की जो परंपरा बनाई है, वही कारण है कि देश में विकास की गति इतनी तीव्र दिखाई दे रही है। और इसलिए इस बात को समझना होगा, पूरा देश आज इस चर्चा को होते हुए देख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है, किस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं। पहले की सरकार के समय पर, आपकी सरकार के समय पे, जहां एक दिन में मात्र 12 किलोमीटर सड़क बना करती थी, आज एक दिन में 27 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। सब कुछ वही है, लोग वही है, एजेंसी वही है, काम करने वाले लोग वही हैं। लेकिन अगर कुछ बदला है तो भ्रष्टाचार के स्थान पर प्रामाणिकता के साथ समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का संकल्प बदला है। और इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले ही देश ने इस बात को जाना कि भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और हमको उसको समझना पड़ेगा। यह मात्र किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने की प्रक्रिया मात्र नहीं है महोदया, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि पूरी सक्षमता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भीतर और बाहर दोनों ही तरफ से विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है।
और इसीलिए आज देश के लोगों की आंखों में एक विश्वास और एक चमक दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि विशुद्ध रूप से इस्लामिक देश सऊदी अरब में भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में आज मंदिर के निर्माण को स्वीकृति मिल रही है। यह भारत के इतिहास की कोई छोटी घटना नहीं है। मैं करेक्ट करना चाहता हूं, वो यूएई है, लेकिन एक इस्लामिक देश में हमें यह मिल रहा है, यह देश में पहली बार हो रहा है। महोदया, इन सबके बाद भी भारत और चीन के बीच में डोकलाम जैसा विवाद होने के बावजूद भी जब सेनाएं पीछे हट जाती हैं, तब भी क्या हमको देश के बदलने का एहसास नहीं होता? सीमाओं पर तैनात हमारे जवान जब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की सीमाओं के भीतर उनको सबक सिखाकर लौटकर आते हैं, तब क्या पहली बार हमें देश की सेनाओं के ऊंचे मनोबल के कारण का एहसास नहीं होता? विश्व योग दिवस के रूप में जब पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान की पताका लहराती है, ध्वज लहराता है, तब भी हमें पूरे विश्व में भारत के बढ़ते हुए सम्मान का एहसास नहीं होता। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज देश आश्चर्य में है कि इसके बाद भी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों आ रहा है। कल तक जो लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध अमेरिका को पत्र लिखकर भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, आज वही लोग जब अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां मोदी जी के लिए अपने मित्रवत सम्मान के लिए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए देखते हैं, तब उनकी कुंठा और अवसाद का कारण हमें समझ में आता है। लेकिन महोदया, केवल कुछ लोगों की कुंठा और अवसाद के कारण देश के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस बात को हम सबको समझना होगा और इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव देश में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विरोध में नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि भविष्य की इस मजबूत संभावना के कारण है कि देश में 2019 में एक बार फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इसी हताशा और कुंठा ने इस अविश्वास प्रस्ताव की नींव रखी है। महोदया, हमारे विपक्ष के साथी हैरान और परेशान हैं कि आजादी के 70 साल बाद तक देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान भाइयों को आश्वासन देकर वोट तो लेते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं सके। देश के अन्नदाता की आमदनी बढ़े, इस दिशा में कोई भी प्रयास पहले की सरकारों के द्वारा नहीं किए गए। यह पहली बार हुआ है जब हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई थी, तब यह कहा गया था कि देश के अन्नदाता की आमदनी बढ़े, किसान समृद्ध हो, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। और हमें कहते हुए गर्व है कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, मात्र 4 सालों के भीतर इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिले, ये सरकार ने फैसला करके दिखाया है। मुझे याद आता है महोदया, ये कभी फसल बीमा योजना पर सवाल खड़ा करने वाले हमारे कांग्रेस के साथी आज इस बात को लेकर परेशान हैं कि फसल बीमा के दायरे में आज देश का 40% किसान आ गया और योजना की आवंटन की राशि 9,000 करोड़ रुपए को भी पार कर रही है। हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि देश के जिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेने में हमारे कांग्रेस के साथियों को संकोच होता है, उनके दिए हुए नारे जय जवान और जय किसान को साकार करने का काम आज अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। फिर कांग्रेस हताश क्यों है? और इतना ही नहीं महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का क्या मतलब है, देश ने इस बात को आज भली भांति समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का मतलब है विकास, देश के गरीबों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान, महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान। और इसलिए जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, वहां प्रदेश और समाज के भीतर जो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उसी के कारण
एक के बाद एक 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज देश के भीतर है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी कुछ विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चर्चा हो चुकी, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पहली बार लग रहा है कि वो इस भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगातार विकास की धारा वहां पर प्रवाहित हो रही है। महोदया, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करते हैं तो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी 19 राज्यों की बात की है और उनमें से भी उन 3 प्रमुख राज्यों की बात मैं जरूर करना चाहूंगा जो अपना कार्यकाल इस 2018 में पूरा कर रही हैं। विकास की एक नई इबारत वहां पर लिखी जा रही है। महोदया, इंतजार करो, किसको पता लगेगा। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करना चाहूंगा कि वहां पर नवंबर 2013 तक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, सड़क, पानी, उसकी स्थिति क्या हुआ करती थी। 2013 तक 12,820 विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट की वहां पर हुआ करती थी, जो बाद के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 19,500 मेगावाट हो गई है। और आज हम कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति का अंतर वहां पर समाप्त हो चुका है। नवंबर 2013 तक कुल 87 लाख परिवारों के पास में घरेलू कनेक्शन थे, आज बढ़कर 1,12,00,000 परिवारों के पास में घरेलू कनेक्शन है। किसानों को सिंचाई के लिए नवंबर 2013 तक मात्र 12 लाख कृषि कनेक्शन उपलब्ध थे और जिनकी संख्या बढ़कर आज 14 लाख हो गई और इस साल 2 लाख कृषि के कनेक्शन वहां किसानों को और दिए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, इसके लिए पंप सेट पर किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार राजस्थान में दे चुकी है। आज वहां पर औसतन प्रतिदिन 26 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का निर्माण हो रहा है। सड़कों के निर्माण पर केवल 4 सालों में 24,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रदेश में सभी जिले के मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिए गए और आज वहां पर राजस्थान के लोग गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जहां पर 4 सालों में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 25,500 किलोमीटर थी, वो बढ़कर अब 1,70,000 किलोमीटर हो गई है। 1685 गांव ऐसे हैं जिनको सड़कों से पहली बार जोड़ा गया है। महोदया, 4 सालों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 7,500 करोड़ रुपए व्यय करके 57,600 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। धौलपुर की जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इसकी कल्पना 30 साल पहले की गई थी, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम 852 करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्तमान में वसुंधरा राजे जी की सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसे अनेकों विषय हैं जिनके बारे में विस्तार से बात करने में बहुत समय लगेगा। मैं छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वहां पर अभी मध्य प्रदेश से अलग होने तक और उसके पहले लगातार कांग्रेस की सरकारें वहां पर रही हैं, लेकिन 2003 तक का कार्यकाल और उसके बाद का 2018 तक का कार्यकाल, इसकी तुलना भी देश के सामने आना जरूरी है। 2003 तक छत्तीसगढ़ का बजट हुआ करता था मात्र 9,000 करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2018 में जो बजट है वो है 83,179 करोड़ रुपए। महोदया, वर्ष 2003 में प्रति व्यक्ति जो आय है वो केवल 13,000 रुपए थी। अरे किन महोदया, इनकी बेचैनी का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तीनों राज्यों में फिर भाजपा की सरकार करेगी, इसलिए बेचैन है।
अंत में बोलता हूँ महोदया, 2003 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में मात्र 13,000 रुपए। ये बढ़कर आज पहुंच गई है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 92,000 रुपए। क्या बात है महोदया, 2003 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 4,732 मेगावाट और 2018 में इन 15 सालों में उत्पादन क्षमता हो गई है 22,764 मेगावाट। महोदया, मैं कृषि की भी बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में कृषि का कुल उत्पादन हुआ करता था 2003 में, वो था 65 लाख मीट्रिक टन और 2018 में बढ़कर हो गया 103 लाख मीट्रिक टन। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने क्या हैं। और देश के भीतर हमेशा से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है और इसीलिए आज किसी राज्यों के आधार पर ही अविश्वास प्रस्ताव की नींव रखी गई है और इसीलिए इन राज्यों की चर्चा करते समय जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर होने वाले विकास के बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कृषि का जो उत्पादन हुआ करता था 2003 में वो था 65 लाख मीट्रिक टन। सुरेश जी, क्या हुआ है आपको? क्यों बार बार खड़े हो रहे हो? जितनी बार बोलोगे तो आपका नेता बोल नहीं पाएगा। आपका टाइम जितनी बार खड़े हो जाओगे तो उसको बोलने नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। अरे मैं बैठी हूँ ना, यहाँ बैठी है दोनों तरफ बैठी। यस राकेश जी आप बोलिए। महोदया, हाँ बोलो बोलो। छत्तीसगढ़ में 2003 में कृषि का जो कुल उत्पादन हुआ करता था वो था 65 लाख मीट्रिक टन और आज हमें कहते हुए गर्व है कि 2018 में बढ़कर ये हो गया है 1,03,00,000 मीट्रिक टन। महोदया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी छत्तीसगढ़ में 2003 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कुल 1,072 किलोमीटर की सड़कें बनी थी और आज 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद 2018 में 22,750 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क बन चुकी हैं। वहां पर 2003 में थी कुल 29,900 किलोमीटर की सड़कें और आज हमें ये कहते हुए गर्व है कि आज वहां पर हैं 61,800 किलोमीटर सड़कें। शिक्षा के क्षेत्र की भी हम बात करें, वहां स्कूल की कुल संख्या थी 21,082, वो आज बढ़कर हो गई है 60,726। बात बात में अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट लेने की बात कांग्रेस के मित्र करते हैं, लेकिन उस समय वहां पर कुल छात्रावासों की संख्या थी अनुसूचित जाति और जनजाति के 1,837, जो आज बढ़कर 14 सालों में हो गए हैं 3,252। वहां कुल मिलाकर 2003 में 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे आजादी के बाद के इतने लंबे समय में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के बाद आज वो बढ़कर वहां मेडिकल कॉलेज की संख्या 10 हो चुकी है। ऐसे अनेकों विषय हैं जिन पे विस्तार से बात करने में काफी समय लगेगा। मैं अब अभी कह रहे थे, मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश की ओर आता हूं। मध्य प्रदेश में 2003 से, नहीं सिंधिया जी हमारे मित्र हैं, 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सदन में खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ में आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इन 14 सालों में विकास की जो इबारत लिखी गई है उसी के कारण मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर तेजी के साथ विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश
जो किसी देश और प्रदेश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें दुर्दशा की सीमा पर जाकर खड़ा था। सड़कों के नाम पर गड्ढे थे, बिजली के नाम पर अंधकार था और सिंचाई के नाम पर सूखा था। यह थी 2003 के मध्य प्रदेश की स्थिति। और उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, आज वो देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। उस समय कैसे आप भूल सकते हैं इस बात को? मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर हुआ करती थी मात्र 3% और आज वो बढ़कर लगभग है 20% और उससे ज्यादा। और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। आपकी सरकार वो पहली सरकार थी जिसके समय पे मध्य प्रदेश में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। अभी और भी सुनने का मादा रखिए। आपकी सरकार के समय पे 2003 तक में, यानी अंग्रेजों के जमाने से लेके, राजा महाराजाओं से लेकर, अंग्रेजों के जमाने से लेकर कांग्रेस की सरकारों तक कुल मिलाकर 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हुआ करता था। और इन 14 सालों में शिवराज जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में आज वो 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। और हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले 4 सालों में इसको 80 लाख हेक्टेयर तक हम पहुंचा कर रहेंगे। 2003 में मध्य प्रदेश में जो बिजली का कुल उत्पादन था वो था 2900 मेगावाट, जो आज बढ़कर हो गया 18,364 मेगावाट। 2003 में मध्य प्रदेश में मात्र 44,787 किलोमीटर की सड़कें थीं, जो आज बढ़कर हो गई हैं 1,50,000 किलोमीटर। आर्थिक प्रगति का भी पैमाना देखिए। मध्य प्रदेश में 2003 में प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी मात्र 14,000 रुपए, ये बढ़कर आज हो गई है 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। और सुनिए, 2003 में जहां राज्य का बजट केवल हुआ करता था 21,647 करोड़ रुपए, ये बढ़कर आज हो गया है 1,85,464 करोड़ रुपए। केवल 55,000 प्राथमिक शालाएं हुआ करती थी, आज ये हो गई हैं 84,000। 1700 हाई स्कूल हुआ करते थे, ये हो गए आज 4,700। माध्यमिक शालाएं होती थी 12,500, ये बढ़कर हो गई आज 30,341। हायर सेकेंडरी स्कूल होते थे कुल मिलाकर 1,500, ये बढ़कर हो गए 3,800। और हमें कहते हुए गर्व है कि बेटियों के भविष्य के निर्माण की दिशा में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मैं जवाब देता हूं ना अभी। अरे क्यों दिलीप जी? मैं बोलता हूं। बैठिए विदुरी जी। प्लीज आप तो नेता हो बड़े, बैठिए। महोदया, इनको तकलीफ क्यों हो रही है मेरी समझ के परे है। महोदया, इनको क्यों तकलीफ हो रही है मेरी समझ के परे है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ही एक एक राज्यों को मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव की नींव आपने रखी है, तो अब राज्यों के विकास के बारे में भी तो सुनने का साहस रखिए। नहीं, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विकास की बात सुनना क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या मध्य प्रदेश के साथ कोई दुश्मनी का भाव है आपका? अध्यक्ष महोदया, बैठो।
बेटियों के, अरे कांतिलाल जी आप तो बैठ जाइए, आप तो मत बोलिए। अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार यहां नहीं आ पाएंगे आप। महोदया, बेटियों के भविष्य के निर्माण की दिशा में मध्य प्रदेश आज देश का अग्रणी राज्य तो है विकास हुआ है ना कांतिलाल जी के यहाँ बेटे। और वहां पर हमारी बहन बेटियों के सम्मान स्वाभिमान के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए। यस राकेश, मध्य प्रदेश देश का वो पहला ऐसा राज्य है जहां अबोध बच्चियों के साथ दुराचार करने पर फांसी की सजा मिले, इस आशय का कानून बनाया है। और इस सदन में पूरे देश की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ऐसे दुराचारियों को फांसी देने का कानून आपने पूरे देश के लिए भी लागू करवाया है। मध्य प्रदेश की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब मैं, चूंकि आपको तकलीफ हो रही है, तो मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की बात सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी संबल योजना के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। ये वो योजना है जिसके लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के किसी भी गरीब आदमी को मां के पेट में उसके गर्भ में बच्चा आया, वहां से लेकर उसके जन्म से लेकर उसकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक, अगर 1 रुपए से लेकर और 40 लाख रुपए तक की भी फीस उसको लगेगी तो वो देने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यस, आपके किसी भी राज्य में इसके आसपास भी आप हो तो हमें बता दीजिएगा। राकेश जी आप राहुल हो गया, बैठिए। आपको वहां से क्यों हटा दिया? आपको मध्य प्रदेश से क्यों हटा दिया गया? स्वाभाविक रूप से मैंने मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर जन्म लिया है और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश से प्यार है। और मैं ये मानता हूं कि वहां बैठे हुए भी जो लोग मध्य प्रदेश में जन्मे हैं उनको भी मध्य प्रदेश की पवित्र मिट्टी से प्यार होना चाहिए और इसीलिए ऐसे विकास के कार्यों में आगे बढ़कर सरकार का साथ देना चाहिए। यस राकेश जी प्लीज। महोदया, ये वो तमाम कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने स्थापित करते हैं। करते हो ना, चिंता मत करो, बैठो। कांतिलाल जी बैठ जाइए। प्लीज प्लीज मेघवाल जी। आपने एक घंटा आंध्र प्रदेश को सुना, आपने अविश्वास की टीवी वो रखी है, आपको का विकास विषय सुनना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। ये राकेश जी चलिए, मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं। राकेश जी नाउ कंक्लूड करें। इसको क्या होता है बीच बीच में? राकेश जी मैं मान लेता हूं अध्यक्ष महोदया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन राज्यों के विकास के बारे में सुनना नहीं चाहती और इसलिए मैं फिर देश पर आता हूं। ठीक है कि महोदया, हाँ, इन सभी कारणों से जो मैंने अभी बताया है, ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने क्या हैं। और आज इसलिए देश इस बात को जानना चाहता है, क्या देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों के द्वारा किए गए सकारात्मक बदलाव क्या देश के लिए आवश्यक नहीं थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ वो अंत्योदय का मंत्र, जिसके कारण देश के गरीबों का भला हो रहा है, सरकारें गरीबों की सेवा का माध्यम बन रही हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इन सारी स्थितियों में तो देश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश का हर राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आता हो, समाज सेवा के संकल्प के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में आता है। और आज जब उस संकल्प की पूर्ति इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है, तब इस अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य क्या है, देश इस बात को जानना चाहता है। और इसीलिए महोदया, देश में अलग अलग राजनीतिक दलों का एक साथ आने का विचार जो प्रारंभ हो रहा है, उसके पीछे धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाने की कोशिश भी कभी कभी हमें दिखाई देती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि देश के संवैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई सच्चाई है तो सिर्फ इतनी है
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर एक अस्थायी गठबंधन बनाकर सत्ता की प्राप्ति की लालसा ही इसका एकमात्र कारण है, लेकिन देश की जनता इसको कभी पूरा होने नहीं देगी। महोदया, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी सदन में एक बार कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव तब लाए जाते हैं जब सत्तारूढ़ दल के टूटने की संभावना हो या सरकार को जागरूक रखने के लिए इसको हथियार बनाने की जरूरत हो। लेकिन आज अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या है। आज लगभग स्थिति जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस स्वयं ही अविश्वास के विकार से ग्रस्त है और इसी विकार के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। जिनकी सरकारों के समय पर देश में घोटालों की चर्चा करते हुए देश पूरी वर्णमाला को याद कर लेता था, वे आज मात्र 4 सालों में इतिहास के माथे पर भारत के स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिखने वाली सरकार पर आरोप लगाने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसके लिए देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। और इसलिए अध्यक्ष महोदया, इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अंत में इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। इसी के साथ इसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।